लगा सकते हैं ना, खाना नहीं तो पड़ेगा। हाँ नहीं तो लग जाएगी। Maybe have a big round of applause for them. They've worked really hard. Second position was Nibhash Kumar and Aksha Anju. And the team that stood third was this for being the titanium sponsor. Shivam Surgical, Unitas, Goodwill, BSC, Merck, Advi for being the other. Managing such huge ended, and it's very difficult to organize, manage. So आज और सब लोग आगे इसके बाद वही बोलेंगे आगे। एक रो यहाँ बैठेगी सारी, तो जो पूरा अच्छा है। चलो चलो डॉक्टर अदिति, डॉक्टर मधुसूदन। बताइए कैसे के साथ जो एसी का 26 का समापन है, किस तरह का टीम? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ आगरा से। आज जो है एस कॉन्फ्रेंस एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो भ्रूण वैज्ञानिक होते हैं, जो भ्रूण लैब में काम करते हैं, उनका ये 14वां अधिवेशन, नेशनल अधिवेशन आज आगरा में संपन्न हो रहा है। इसमें इतनी 9 कार्यशाला हुई जिसमें कि हाथ से सब चीज़ सिखाई गई लोगों को। इतने 1050 लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, क्लिनिशियन और एम्ब्रियोलॉजिस्ट दोनों ने। और पुरुष बांझपन, महिला बांझपन, शुक्राणु के बारे में, अंड के बारे में, भ्रूण के बारे में सब चर्चा की गई है कि कैसे इनको स्वस्थ बच्चा किसी को दिया जाए। तो इस सब की चर्चा आज समापन हो रहा है। आज आगरा के स्त्री रोग विशेषज्ञ भी इसमें जुड़े हैं और कई सारे पैनल डिस्कशन में कौन सी महिला को किस तरह का इलाज चाहिए और ये भ्रूण वैज्ञानिक हमें बताएंगे किस तरह का वो काम मदद कर सकते हैं। इस पे आज मेन चर्चा आज आखिरी दिन पे इस पे हुई। सर हिंदुस्तान के अलावा ही कहाँ से? तो ये हमारे देश से तो सभी प्रांतों से लोग आए हैं, चेन्नई से और नॉर्थ ईस्ट से, गुवाहाटी से, पूरे सभी जगह से पूरा हिंदुस्तान रिप्रेजेंटेड है यहाँ। क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है भ्रूण वैज्ञानिकों की। और जो विदेश से आए हैं वो 14 विदेश, जिसमें कि स्पेन, जर्मनी, जापान और आसपास के कंट्रीज़ में इंग्लैंड, यूएसए, तो इन सब देशों के लोगों ने भाग लिया है। स्पेशली एलिसन कैम्पबेल जो कि बहुत दुनिया में फेमस है अपने पुरुष बांझपन के बारे में, और निकोल प्रेयर्सन, गेल्स, एर्नी, डाइम कैटसेलो, सब लोग ये आज यहाँ उपस्थित हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर केशव मल्होत्रा है। मैं एस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष हूँ। आज संडे को हमारी कॉन्फ्रेंस का समापन हो रहा है। बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही है ये। करीब 1050 लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, जिसमें करीब 300 फैकल्टी थी और 700 के ऊपर डेलीगेट्स आए हैं। उसके अलावा करीब 200 के ऊपर एग्जिबिटर्स भी थे जो जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है, बहुत सारी सीख मिली है हम लोगों को। कल प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने हमारी कॉन्फ्रेंस का इनाग्रेशन किया था, वो भी बिल्कुल फुल इनाग्रेशन हुई थी। बहुत अच्छा उन्होंने हमारे को गाइड किया है। काफ़ी सारे पुराने रामायण महाभारत के उससे कोरिलेट करके समझाया भी है कि हमारे संस्कारों के बारे में। सो बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। एंड बस अगली कॉन्फ्रेंस चेन्नई में होएगी, तो अब अगली वाली चेन्नई में है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर इंद्रानी लोथ कोलकाता से आई हूँ यहाँ एस कॉन्फ्रेंस में। ये कॉन्फ्रेंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कॉन्फ्रेंस है, भ्रूण साइंटिस्ट जिनको हम कहते हैं। और ये IVF करने के लिए एक्चुअली 2 लोगों की ज़रूरत होती है प्रधानतः, एक क्लिनिशियन यानी गायनेकोलॉजिस्ट और दूसरा भ्रूण साइंटिस्ट यानी एम्ब्रियोलॉजिस्ट। क्लिनिशियन पेशेंट को देखता है, सब इवैल्यूएट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, एग्स तैयार करता है,
फिर एग्स को रिट्रीव करता है और फिर करने के बाद एक IVF लेबॉर्ट्री, जिसको ART लेबॉर्ट्री बोलते हैं, उस लेबॉर्ट्री में उसको हैंडओवर कर दिया जाता है, अंडे को और स्पर्म को भी। फिर उसके बाद ये भ्रूण साइंटिस्ट यानी एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम वहाँ से स्टार्ट होता है। वही लोग अंडा और स्पर्म का यूनियन करते हैं और भ्रूण तैयार करते हैं। फिर उस भ्रूण को ग्रो करते हैं, मैक्सिमम 5 डेज तक ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद भ्रूण को फिर वापस क्लिनिशियन यानी गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट के यूट्रस के अंदर में उसको प्रतिस्थापन कर देते हैं और फिर प्रेगनेंसी अगर ठहर जाए तो फिर बेबी बॉर्न होता है 8-9 मंथ्स बाद। तो दिस इज़ द IVF थिंग। तो आप समझ पा रहे हैं कि भ्रूण साइंटिस्ट का और गायनेकोलॉजिस्ट का 50-50 कंट्रीब्यूशन होता है IVF में। अब ये जो भ्रूण साइंटिस्ट होते हैं ये MBBS डॉक्टर भी हो सकते हैं या किसी ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने ये काम अलग से ट्रेनिंग लेकर सीखा है। और ये ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें अभी भी बहुत रिसर्च चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, हो भी रही है रिसर्च, क्योंकि अभी भी इस ट्रीटमेंट में गारंटी नहीं है। तो 100% सक्सेस रेट हम दे नहीं सकते पेशेंट्स को, जिस वजह से कई बार क्या होता है बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे इसको 100% तक ले जाया जाए, इसलिए आजकल रिसर्च बहुत ज़ोर से हो रहा है। पुराने ज़माने में जब वो स्टार्ट हुआ था तब सक्सेस रेट सिर्फ 10% था, पर अभी हम ऑलमोस्ट 50 to 70% सक्सेस पेशेंट को गारंटी कर सकते हैं, पर फिर भी 100% से हम काफ़ी दूर हैं। तो इसी के लिए रिसर्च जारी है और इंडियन ये जो एस है एकेडमी है, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। तो इसीलिए ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंड्स नहीं थे तो उन्होंने अपने घर में ही अपने ही पैसों से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खरीद के, वो बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट किया था। और उनके पास एक दंपति आई थी, अग्रवाल दंपति, जिनके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थे। तो प्रोफेसर सुभाष मुखोपाध्याय ने उनकी वाइफ से अंडा रिट्रीव करके और हस्बैंड का स्पर्म मिला के भ्रूण बना के उनमें दिया था। तो मैंने जिस इंस्टीट्यूट में काम IVF का काम सीखा है और किया है, प्रोफेसर BN चक्रवर्ती, वो प्रोफेसर सुभाष मुखोपाध्याय की टीम में थे। तो प्रोफेसर सुभाष मुखोपाध्याय को भी एक बार में सक्सेस नहीं मिली, पर उनको सक्सेस मिली 1978 में ही, और उनका जो पहला टेस्ट बेबी बॉर्न हुआ था या हुई थी वो 3 अक्टूबर 1978 को ही बॉर्न हुई थी और उन्होंने उनका नाम रखा था दुर्गा। आज वो जिंदा है, मुंबई में रहती है, उनका नाम कानुप्रिया अग्रवाल है। वो हमारे सारे कॉन्फ्रेंसेस और पूरे एंडेवर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आती हैं, और वो वर्ल्ड की 2nd IVF बेबी है और इंडिया की 1st IVF बेबी है। पर प्रोफेसर सुभाष मुखोपाध्याय जब उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया तो उस ज़माने में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सताया और उनका बहुत ही ट्रैजिक एंड हुआ। तो मेरी ट्रेनिंग उस टीम से है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम राधिका थापर बहल है। मैं एक वकील हूँ और ART सरोगेसी रिप्रोडक्टिव लॉज के बारे में से रिलेटेड मैं तकरीबन 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा फोकस एरिया ऑफ वर्क यही है। क्या जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो IVF जाते हैं दंपति, उनके लिए क्या है, तो मैं कानूनी तौर पे सब दंपतियों को ये बोलना चाहूँगी जो भी IVF या ART के लिए जा रहा है, क्योंकि आजकल सबके दिमाग में जहन में ये बात चलती है कि DNA मिसमैच ना हो जाए। तो सबसे पहले एक वकील की सलाह ये होती है कि आप अपने अधिकारों के लिए पहले जागरूक होइए। आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक कैसे होंगे? आपको पहले अपने केस के बारे में, अपने बारे में सब समझ होनी चाहिए। जैसे कि आप अपने टेस्ट रिपोर्ट, आप अपनी जब भी किसी कोर्ट में जाते हैं तो हमेशा कहा जाता है क्या आपने अपने
बारे में या अपने जो भी आपके अधिकार थे उसको लेके आपका योर हैंड्स आर क्लीन, आपने अपने कहीं आप सोते सोते चले गए और किसी की केयरलेसनेस के शिकार हो गए, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पहले अपने डॉक्टर जब समझ रहे हैं, क्योंकि आज हमारा समाज विकसित हो गया है, लोग पढ़े लिखे हैं, आप समझिए, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप समझिए, डॉक्टर को बोलिए वो भाषा में बताइए मैडम जब मुझे जो समझ आ सके, तो आप उससे समझिए आप में क्या कमी आपकी रिपोर्ट है, आपको डोनर चाहिए या आपके अपने शुक्राणु हैं, डॉक्टर से लिखवाइए कि जी हाँ जी ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि मेरे में शुक्राणु हैं या मुझे ये डोनर की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद में आपसे वो दस्तावेज साइन करवाए जाते हैं जिसमें कंसेंट फॉर्म होते हैं। तो जो कंसेंट फॉर्म साइन करवाए जाते हैं उसको पढ़िए कि उसमें डोनर तो नहीं लिखा हुआ, उसमें आपके शुक्राणु लिखे हुए हैं, तो उसी को पूरे भरे हुए फॉर्म को भरिए, चाहे अपने हाथों से भरिए या क्लिनिक की टीम भरे, और फिर उसको साइन कीजिए। जो कॉपी आपकी कंसेंट फॉर्म की क्लिनिक के पास है, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी आप कॉपी जरूर लीजिए। आपकी डिस्चार्ज समरी, जो आपका इलाज हुआ, आपकी हिस्ट्रोस्कोपी हुई, आपका ओपीयू हुआ, आपका कोई भी आपकी चीज़ हुई, उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसी समय तुरंत डिस्चार्ज समरी बनती है जब आप क्लिनिक से डिस्चार्ज या अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं। वो डिस्चार्ज समरी की आप कॉपी लीजिए अपने साथ, आप अपनी सारी लैब रिपोर्ट्स अपने साथ रखिए। अपनी ओपीयू में एक एम्ब्रियोलॉजी डेटा बनता है, एम्ब्रियोलॉजी रिकॉर्ड बनता है, कितने शुक्राणु रिकवर किए गए, उस शुक्राणु से कितने एम्ब्रियो बने, कितने एम्ब्रियो सही पड़े हैं, कितने एम्ब्रियो कितने डिस्कार्ड कर दिए गए, कितने आपने यूज़ कर दिए। ये डेटा हर कोई अपने पास रखे। इस डेटा से आपका केस निश्चित होकर आप अपने आगे उसमें प्रक्रिया में जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा क्लिनिक ट्रांसपेरेंट है, वो जो सर्विसेज दे रहा है, और आपको वो उसने आज अपने कागज़ आपको दिए कि देखिए ये आपका मेडिकल डेटा लैब रिकॉर्ड है, इस रूप से आपका आगे ट्रीटमेंट होगा। तो उस तरीके से आपको एक लेवल का आश्वासन हो सकता है कि आप सही जगह पहुँच गए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, रेनबो आईवीएफ आगरा से। फीमेल इनफर्टिलिटी में मेन कॉजेज़ क्या है और कितना इंक्रीज हुआ है उस पर थोड़ा सा। तो अभी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बाँझपन बढ़ता जा रहा है, एंड इसके दोनों कारण होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो अभी बहुत बड़ा कारण आता है PMOS, जो कि पहले PCOS होता था, अब उसका टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया है, क्योंकि PCOS होता था सिर्फ ओवरीज के बारे में। अब हम समझ आ गया है कि जो PCOS बीमारी है वो सिर्फ ओवरीज पे नहीं, ब्रेन में भी काम करती है और काफ़ी मेटाबॉलिक सिस्टम को ख़राब करती है, इसलिए उसे हमने PMOS कर दिया है। और ये क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जो हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब्जियों में डालते हैं, फ्रूट्स में डालते हैं। दूसरा जो हमारी स्लीप साइकिल है, आजकल सारी लड़कियां लेट नाइट सोती हैं बिकॉज इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल हो रही हैं, सुबह ठीक से नहीं उठती, तो स्लीप पैटर्न ख़राब होने से भी ये वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। तीसरा कल्चर हमने देखा है कि आजकल अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हुक्का पीने लग गए हैं लोग, एंड पहले सिर्फ मेल्स पीते थे, अब सारी फीमेल्स भी, और यंगर जनरेशन है कॉलेज वाली वो भी कर रही है। आगे चल के ये सारी चीज़ें आपके एंडोक्राइन सिस्टम को ख़राब करती हैं, जिससे इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है।